आसाम गए और वहाँ गुवाहाटी में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ और हम लोगों की, मैं मानता हूँ कि एक पहली यात्रा थी। और आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के हमारे देश में एक लंबे समय से राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और हम देखें तो एक ख़ास सोच बनी हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं वहाँ उग्रवाद होता है, सेपरेटिज़म है, वहाँ के लोग ये खाते हैं, वो खाते हैं, भारत के ख़िलाफ़ हैं और चाइना का वहाँ जो उन पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन हम जब गए तो आपका जिस तरीके से स्वागत हुआ वहाँ, और वो तमाम सामाजिक संगठन थे, कोई राजनीतिक संगठन नहीं थे, और जिस तरीके से महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इवन इवन मैंने तो ये देखा कि जब आप बोल रहे थे तो नीचे वहाँ जो सबसे बड़ी शक्तिपीठ है माँ कामाख्या देवी के, उनके पुजारी तक आपको सुनने आए थे। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 70 सालों में हमारे राजनीतिक दलों की, सरकारों की नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक ख़ास सोच थी और उस सोच को बनाए रखा, बल्कि उस सोच को, सही सोच को नहीं जाना? तो क्या आज आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में, जो भारत के दूसरे राज्यों में हम जब देशभक्ति की बात देखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में और ख़ासतौर से आसाम में राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्र निर्माण को लेकर के, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के एक ज़बरदस्त चेतना है? आपका इस पूरी यात्रा में इस पे क्या परसेप्शन रहा? नहीं, आपने सही कहा। जब मैं वहाँ पे आपके साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ से लेकर और जो हमारा फिर हम जिस गोष्ठी में हमने हिस्सा लिया, उस गोष्ठी में बड़े आश्चर्य की बात थी कि इस कोरोना काल में भी कोई हज़ार से ज़्यादा वहाँ जी, जी, ऑडियंस जी, जी। ऑडियंस उपस्थित थी। और हम हिंदी में अपना हुँ। संवाद कर रहे थे। और फिर भी जिस तरह की हमने राष्ट्रवाद की ऊर्जा देखी वहाँ पे, उसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। मैं आपको सच बिल्कुल सही कहता कहा। हूँ। आई ऑल्सो एग्री। और ख़ास करके जो महिलाओं में मैंने वो शक्ति और ऊर्जा देखा राष्ट्रवाद के तरफ, तो हमने कहा कि हम कितने, हमारी सोच कितनी सीमित और कितनी गलत थी। इसीलिए मैं जो आज हमारी बातचीत जो हो रही है, उसको जो लोग सुनेंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया अखबारों में जो लिखा हुआ हो या केवल जो ये चंद मैगज़ीन्स में लिखा हुआ हो या जो मीडिया के द्वारा जो पोर्ट्रे किया जाता है, उस पर निर्भर ना करें। अपने कान और आँख और अपना मस्तिष्क, ये सब खोल के रखें। क्योंकि आप जब अपना पर्सपेक्टिव जब तक आप नहीं डेवलप करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव का आप विस्तार नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी विश्लेषण आपका सही नहीं होगा। और हमारा विश्लेषण यही रहा कि ये जैसे एक राष्ट्रवाद के लिए एक वहाँ भूख सी हो, मुख्य धारा में अपने आप को लाने के लिए एक भूख सी हो। उस भूख को किसी ने पहले पहचाना नहीं। बड़े दुख की बात है, क्यों नहीं पहचाना? इसके कई प्रश्न हो सकते हैं इस पर, क्यों नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आप एक आम विद्यार्थी से अगर आप पूछें कि आसाम के बारे में कुछ बोलो, तो वो कहेगा कि हाँ जी, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे चाय के बागान हैं, चाय बहुत होती है वहाँ पे। वो कहेगा कि वहाँ पे तेल है, आसाम में डिगबॉय में तेल निकलता है। वो आपका हो सकता है डिगबॉय का वो थोड़ा इतिहास भी बता दे। हुँ, हुँ, हुँ। वो फिर आपको कहेगा कि वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे मतलब वो तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। और वो भी यह भी कहेगा कि वो उग्रवाद से प्रभावित इलाका ओके। रहा है। और एक चीज़ वो ज़रूर कहेगा, आप पूछेंगे वहाँ की समस्या क्या है, तो वहाँ वो ये भी कहेगा कि वहाँ पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या है। समझ गया। ये चीज़ आपको बताएगा वो। और ये पूरी जो उसका जवाब होगा, जो कथित जवाब होगा, वो ऐसे होगा कि जैसे वो भारत का एक बड़ा रिमोट सा एक अलग हिस्सा है, जो कि मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए,
कामाख्या मंदिर तो हमारे पूर्वज जाते रहे जी हैं। जी जी जी। हमसे जो पहली वाली जनरेशन और आज की भी जनरेशन, वो जाते हैं वहाँ पर। वो ये जानते हैं कि ये शक्तिपीठ है, बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। हमारे पूर्वज जाते रहे, उनके पूर्वज जाते रहे। लेकिन कामाख्या देवी तो एक शक्तिपीठ है। ये शायद हम लोगों को नहीं बताया गया या इस पर जोर नहीं दिया गया कि ये जो शक्ति, ये तो एक शक्तिपीठ है जहां माता की योनि गिरी थी। ऐसे तो 52 शक्तिपीठ और हैं। हाँ, माँ हिंगला माता से लेके शारदा जी माता जी। जी। और जो हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, उनके लाभ के लिए मैं इसको दोहराने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जब इनके भगवान शंकर के ससुर दक्ष, यानी कि पार्वती माँ की के पिताजी राजा दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें वो गई पार्वती जी। वो गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके, पहली बात कि उनको वो मान सम्मान नहीं मिला और उनके पति का भी अपमान हुआ। तो उसी यज्ञ में वो क्रोध में आकर उसमें वो यज्ञ में की आग में वो कूद गई और उनका जला हुआ शरीर लेकर भगवान शंकर पूरे इस ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। वो उनके शरीर को लेके वो तांडव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी ब्रह्मांड में भूचाल आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तब सभी देवी देवता जो थे, देवता, वो डर गए। उन्होंने फिर वो विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। और उन्होंने फिर उनसे बात की। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपना चक्र निकाला, विष्णु भगवान ने, और उन्होंने चक्र से माता के कई टुकड़े कर दिए। और मैंने कहा कि वो अलग अलग, जैसे ज्वाला देवी में उनका जिह्वा गिरा, उनका जो योनि है वो कामाख्या में गिरा, कुछ पुरी में गिरा, बुरहानपुर में गिरा, कुछ कात्यायनी देवी जो है मथुरा में वहाँ गिरा। और ये पूरा गुजरात, गिरनार जो है फॉरेस्ट, गिरनार एरिया है, वहाँ पे गिरा। तो पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आप ये शक्ति पीठों का अगर आप उसका मैपिंग करें, इट encompasses द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब मेरा सवाल ये है पुष्पेंद्र जी कि क्या ये भी पढ़ाना सेक्युलर है, अनसेक्युलर है कि ये कामाख्या नाम कैसे आ गया, कामाख्या देवी का ये कैसे आ गया? पहले असम को कामरूप बोलते थे, और कामरूप का, इस कामरूप जो शब्द जो है वो इसी से जुड़ा है। ये असम तो एक करप्टेड नेम है। आई एग्री। कामरूप था कि उसी दौरान वो, जब वो विनाश के मुद्रा में थे, जब तांडव कर रहे थे भगवान शंकर, उनको शांत करने के लिए फिर इन्होंने काम देवता को भेजा। काम देवता वो वहां गए और जब भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया। और फिर वहां से फिर वो उनका रिसरेक्शन हुआ काम देवता का, इसीलिए वो उसको काम रूप कहा जाता है। तो आप क्या अपने लोगों को, अपने बच्चों को आप ये भी नहीं बताओगे कि ये काम रूप नाम कैसे आया? क्या ये भी सेक्युलरिज्म का हिस्सा है? क्या ये भी नहीं बताओगे कि ये शक्तिपीठ कहां कहां पे हैं? और मुझे दुनिया में कोई ऐसी, वो आप बता दो, कोई देश जिसका इस तरीके का सेक्रेड ज्योग्राफी हो, कोई देश आप बता दो इसमें। और इसमें हिंगला माता, वहां पर भी माता के शरीर का एक टुकड़ा गिरा। उनके कान के कुंडल मणिकर्णा घाट जो वाराणसी में है, वहां गिरे। श्रीलंका में शक्तिपीठ है, पीओके में है शक्तिपीठ, पीओके में शारदा पीठ में, ये बांग्लादेश में
शक्तिपीठ है, इट कवर्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। आप केवल एक मैप, आज तक आपने, मैं कह रहा हूं कि 99.9% हिंदुस्तानियों ने वो कभी मैप पे उसकी कल्पना नहीं की होगी। तो आप अगर उसके जरिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाओ तो बच्चा सीखेगा भी और उसे वो अपनी रूट्स से कनेक्ट होगा। वो अपने रूट से कनेक्ट होगा। लेकिन आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर कामरूप कैसे नाम आया, कम से कम ये तो पढ़ाते हैं आप। अब आप पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, माँ बाप को इसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो ये इतने बड़े सेक्रेट ज्योग्राफी से आपने उनको महरूम रखा। आज आप वहां पे चले जाएं तो क्या है भाई कि पूरी मेघालय जो है वो मेघालय, मेघ प्योर संस्कृत वर्ड, मेघालय हैज बिकम क्रिश्चियन, क्योंकि आपने उनको ड्रिफ्ट करने दिया वो क्रिश्चियनिटी की तरफ। कहीं पे ये हमारी कमी। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, दीमापुर हिडिंबापुर से, जो हिडिंबा जो इनकी पत्नी थी, ये क्या कहते हैं अपने भीष्म, ये भीम की जो पत्नी थी उनके नाम पे है। उसी तरीके से अर्जुन ने एक मणिपुरी प्रिंसेस से शादी की, उसका नाम था चित्रगंगा। चित्रगंगा वॉज अ वॉरियर प्रिंसेस। और बाद में जब ये पूरा महाभारत समाप्त हो जाता है तो ये चित्रगंगा जो है वो जाती हैं और ये गांधारी की सेवा में ये रहती हैं। अब इससे आप देखिए हमारे महान संस्कृति की कि वो तो एक हारी हुई सेना की माता थी गांधारी जी। अर्जुन ने अपनी पत्नी को उनकी सेवा में रखा। ये इतना रिच इतिहास, और आपने इसके बारे में किसी को बताया नहीं। अब ये पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी बात मैं ये पूछता हूं कि अब ये सारी सेक्रेट ज्योग्राफी में ये हमारे मुसलमान भाई कहां फिट बैठते हैं? आपने तो उनको उस सेक्रेट ज्योग्राफी समाप्त करके उनको फिट कर दिया। वही कह रहे हैं, उनको फिट कर दिया। इसलिए अब वो मंदिरें तो तुम तोड़ सकते हो। जी, मंदिरें तो तुम तोड़ सकते हो, कामरूप नाम को तुम कैसे तोड़ोगे ये बताओ? नहीं तो इलाहाबाद कर दिया ना, वही कह रहे, कामरूप नाम को कैसे तोड़ोगे तुम? तो आप मानते हैं कि एक बहुत डिजाइन करके जो लोग भी 47 के बाद सत्ता में आए, और 47 उन तमाम सारे लोगों ने इस भारतवंश के तमाम भारतवंशियों को, सनातनियों को, उनकी पूरी रूट से काट करके एक झूठा, मनगढ़ंत, फ्रॉड, हत्यारी, लुटेरी, बलात्कारी सभ्यता को स्थापित कर दिया। और पूरे देश में आपने नाम भी बदले। और इन तरफ जिस तरह आपने कहा कि कामरूप है या कामाख्या देवी है या हिंगला माता, उनका पता ही नहीं है किसी को। तो जब आप किसी को खत्म करना हो तो रूट से काट दीजिए। लेकिन मेरा आपका दूसरा सवाल है, आपने दो बातें कही। एक ने कहा, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो आपकी मुख्य धारा में आने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये मुख्य धारा है क्या? ये किसने तय किया? ये दिल्ली में 4 राज्यों में लोग अपनी राजनीति करते हैं और फिर कहते हैं हमारी मुख्य धारा में आओ। इन लोगों को उनकी मुख्य धारा में जाना चाहिए। एक दूसरा यह है कि भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में, राजनीति में एक प्रधानमंत्री बना, और वो भी अनइलेक्टेड प्रधानमंत्री बना, और उन्होंने भी आसाम चुना, और वो देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो कभी आसाम शायद पर्चा भरने गए और उसके बाद से कभी गए नहीं। अगर प्रधानमंत्री उस जगह से था तब तो कम से कम खबरें बनती, तब तो आती। लेकिन उसका भी इस्तेमाल आपने जूते चप्पल की तरह किया। पर्चा भरा, आसाम से एमपी बने और दोबारा कभी गए नहीं। तो मुझे लगता है कि आपने लार्जर पिक्चर खड़ी की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि क्या वजह है कि आज लोग
उस पूरी जो देश भर की राजनीति है और इस बदले हुए दौर के अंदर क्यों इस ये सरकार जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट को इतनी 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 तवज्जो दे रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, वहाँ कल्चरल चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आप लगता है आपको कि ये जो पूरा रूट, जैसे आपने कहा कि एक सांस्कृतिक भारत है, एक सेक्रेट भारत है, उससे नहीं जोड़ा गया, क्या समय नहीं आ गया है कि अगर किताबें लोग लिखते हैं, हमने देखा है बड़ी बड़ी किताबें लोग लिख देते हैं, क्या ऐसी किताबें विद्वानों को नहीं लिखनी चाहिए कि जिससे कि ये जो पूरा सांस्कृतिक भारत है, सेक्रेट भारत है, इसका इतिहास लोगों को अगर पता चलेगा, तब आपको अपने इतिहास के ऊपर गर्व होगा, शर्म नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप सेक्रेट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं, जो कचारी लोग हैं, हम्म। कचारी जो ट्राइब के लोग हैं, वो घटोत्कच को अपना वो मानते हैं, पूर्वज पूर्वज मानते हैं। हम्म। हिडिंबा का आपको बताया मैंने, चित्रगांडा मणिपुर का बताया, देख रहा आपको हूँ। इसका कचारी कचारी ट्राइब्स का बताया। अब इसके फिर मैंने वही कहा कि आप इस पूरे सेक्रेट ज्योग्राफी अगर मैपिंग करें तो आप, मैंने कहा कि कैसे इसको आप मुसलमान को कहाँ फिट करेंगे। आपने तो छीन लिया, अब है क्या, मंदिरें तोड़ सकते हैं जो मैंने कहा जी जी जी। आपका। अब आप सागर माथा, जो माउंट एवरेस्ट का नाम है, सागर माथा, नेपाल में भी उसको कहा जाता है सागर माथा। बाय द वे, देवी के कुछ हिस्से नेपाल में भी गिरे, पोखरा में। तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, ठीक है ना। तो उसमें कांचीपुरम, वहाँ भी गिरा। उनका जो देवी का जो नेवल जो है वो कांचीपुरम में गिरा। अच्छा। तो वो जब मनमोहन सिंह के बारे में जो सवाल पूछा उस पर मैं जब आता हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप तोड़ तो सकते हैं, तो आप सागरमाथा को तो नहीं तोड़ सकते ना, आप ब्रह्मपुत्रा को तो नहीं सुखा सकते ना। ब्रह्मपुत्रा को सुखाओगे तो खुद मर जाओगे। ब्रह्मा, इफ यू ट्राई एंड डेसिकेट द ब्रह्मा सन और रिवर ब्रह्मपुत्रा, आप खुद खुद सूख जाओगे, खुद मर जाओगे। आप गंगा को सुखाओगे, खुद मर जाओगे। तो अरे किस किस चीज को तोड़ोगे और किस किस चीज को सुखाओगे तुम। अब आपने सवाल पूछा कि ये पढ़ाया क्यों नहीं गया इसको। नूरुल हसन जैसा आदमी, वो उसने ये कहा था, जो भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना, अपने आप को हिस्टोरियन कहता, वो कहता था कि भारत का इतिहास मिडिवल पीरियड से शुरू होता है। और जैसे जैसे दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई। जी जी जी, उसके पहले सारा कुछ माइथोलॉजी था। हम ऐसे ऐसे ऐसे, मैं क्या कहूँ, मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे फ्रॉड्स तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं और हिस्टोरियंस हुए हैं। अरे आप लोग को बताओगे ना कि भाई ये कामरूप कैसे नाम पड़ा। कामरूप इंस्क्रिप्शंस है 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में, कॉपर पे, क्ले पे। लुक एट द कंटिन्यूटी ऑफ द सिविलाइजेशन, और आप बताओगे नहीं। बाकी आपने ये सवाल पूछा कि मनमोहन सिंह के बारे में। हाँ, वो आसाम से वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम, अगर मैं आई वुड लाइक टू गेट करेक्टेड, लेकिन मुझे नहीं लगता है उन्होंने कभी कामाख्या मंदिर को उन्होंने दर्शन किया। नहीं तो वो करते कैसे, क्योंकि जो असली माता के दर्शन वो 10 जनपद में करते थे, तो फिर कामाख्या हाँ, की वही जरूरत है, क्या थी? उनकी माता तो कुछ और थी, उनकी माता तो कोई और है। और तभी तो उन्होंने कहा, जब इस तरह की आपकी भावना होगी कि ये भारत के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक उनका है, तो इतिहास पर सबसे पहला हक किसका, ये मैं पूछना चाहता हूं। That's right. Very well said. सरदार जी का, सरदार जी का, या उनके मुसलमान भाई का, ये वो जो इटली से आई है, या इटली से आई है, उस पे हक बनता है। आपकी बात से सिंह साहब एक छोटी सी लाइन मुझे याद आती है। आपने कहा कि आप भारत के मंदिर तोड़ सकते हो, भारत को तोड़ सकते हो,
तो मैं मानता हूं कि भारत, राजनीतिक भारत टूटा, लेकिन सांस्कृतिक भारत, आध्यात्मिक भारत को कोई नहीं तोड़ वही पाया। वही तो वो आप तोड़ ही नहीं ये सकते। तोड़ ही नहीं सकते उसको। और जब जब आप जैसे लोग जो अब दुनिया देश भर में घूम रहे हैं, जब जब ये कहेंगे तो वो ताकतें जो उसको टच करते ही जैसे लगता है कि कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो वो आप पूरे देश में देखें। सर सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, और बड़े परेशान घूम रहे हैं बहुत तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, हर जो कि जिनकी दुकानें चल रही थी, या एकेडमिशियन हो, उनको यही है। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल सत्य बोल रहे हैं। और हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई अभी आप देखो, सरदार जी की आप बात कर लो। सरदार जी की तो माता आपको मालूम है, ये कौन से माता के रोज दर्शन करते थे, ठीक है ना। सरदार जी जब प्रधानमंत्री बने, नवंबर 2004 की बात है आपको, जैनेंद्र सरस्वती जी 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 जी। को गिरफ्तार किया गया। मेरे ख्याल से 12 नवंबर का वो दिन था, और देर रात। वो दिवाली का दिन था, समझे कि नहीं। ये सब सरदार जी के प्रधानमंत्री के अंदर में उनकी माता जी कर रही थी ये सब। मैंने आपको बताया जो कांचीपुरम है, जो कांची मठ के वो हेड थे, स्पिरिचुअल हेड थे। और ये भी बता दूं, ये 500 BC, 500 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, वहां से लेके अभी तक ये मठ चलता रहा है। 70 लोग वहां मठ के सुप्रीम हुए, शंकराचार्य हुए हैं वहां, 70 उनके पूरे नाम दिए हुए, ब्यूटिफुली केप्ट रिकॉर्ड्स। उस आदमी को आपने रातों रात उठाया, सब सरदार जी के नीचे हो रहा है। और सरदार जी बोलते हैं कि उनका इनसे कोई वास्ता नहीं था, तो उनको डूब के कहीं मर जाना चाहिए ब्रह्मपुत्र के पानी में। नहीं नहीं, वो भी नहीं हो, ये ब्रह्मपुत्र भी दूषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। ये कोई और वो देख ले, इटली में कोई नदी वदी हो तो उसको। वहां पे कांचीपुरम भी एक शक्तिपीठ है। मैंने आपको बताया कि माता का नेवल जो है वो कांचीपुरम में गिरा था। और रातों रात 12 नवंबर की बात है, कुछ हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही थी, स्पेशल एयरक्राफ्ट जाता है साहब। आंध्रा में वहां भी एक क्रिश्चियन बना हुआ था, वो जैनेंद्र सरस्वती वहां विजिट पे थे, उसको रातों रात उसको ये किया गया, भेजा गया स्पेशल एयरक्राफ्ट, और उसको पकड़ के लाया गया यहाँ पे। और सबको मालूम था कि फ्रेम था ये पूरा। वो बाइज्जत बरी हो गए जेल में रहने के बाद, ये सिर्फ इसलिए कि वो एक सेक्रेट ज्योग्राफी का वो हिस्सा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ लोगों की घर वापसी कर रहे थे। एक उस समय पर बड़ी मुहिम चली हुई थी कि वो ट्रक्स को ही उन्होंने मंदिर में वो करके ले जाते थे, शुद्धिकरण होता था और रिकन्वर्ट करे। पुष्पेंद्र जी एक बात बताइए कि अगर इस देश में कन्वर्जन अलाउड है तो रिकन्वर्जन क्यों नहीं होना चाहिए? उसके लिए ये इनकी जो माता जो थी, जिस माता की ये पूजा करते हैं, सरदार जी की, उस माता ने पोप के कहने पे, मुझे याद है जयललिता थी उस जमाने, उनको अरेस्ट करवाया। और इस माता ने जयललिता को ब्लैकमेल किया कि इनकम टैक्स केसेस में तुम्हें ठोक देंगे हम अगर तुमने ऐसा नहीं किया। और आपको मालूम है उस पाप की सजा सबको मिल चुकी। जयललिता की क्या मौत हुई, सरदार जी की क्या मौत होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पाप की सजा मिलेगी जरूर। तो ये और सुनिए साहब, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, ये पोप के कहने पे, इस विदेशी महिला का पोप से क्या के रिश्ते के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 1986 की बात है। एक शख्स
शायद एंग्लो इंडियन था वो, उसको लाइजन ऑफिसर बनाया गया। पोप की विजिट थी यहाँ पे, ठीक है। अब पोप किसी को प्राइवेट ऑडियंस नहीं ग्रांट करते हैं, ठीक है। इस महिला ने कहा कि नहीं, मुझे पोप से मिलना ही मिलना है। और वो जो एंग्लो इंडियन, जो उनका लाइजन ऑफिसर था, जो भी था, वो इतना इन पर प्रेशर डाला कि वो क्या हुआ, वो दंडवत जैसे हिंदुस्तानी तरीके से वो लेट गया पोप के उस पे, पूरा अब उनके पैर पे अपना सर रख दिया। तो पोप ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो पोप को उसने कहा कि भाई अब मेरी एक गुजारिश है, एक माता हैं, विदेशी माता हैं, उनको, वो हम धर्म है, हम मजहब हैं, उनको आप एक ऑडियंस दे दीजिए। तो ये माता जी का उसके बाद ऑडियंस मिला। और पोप जो है वो क्या पानी वानी वो ऐसे छिड़क के उनका मतलब शुद्धिकरण किया, क्यों, हाँ, नौटंकी जो वो शुद्धिकरण जो करे वो पोप ने किया। वो व्यक्ति एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ था। इस सर्विस की एवज में वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे एयर इंडिया पे जाके रिटायर किया। आप पता लगा लेना। तो ये इतनी सरदार जी के वो जो पूजनीय माता थी, उनको मतलब इतनी पोप से लगाव था। और अभी फिलहाल की बात आपको कर रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री था अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ से पोप ने माता को, सरदार जी की माता को फ़ोन किया कि ये मुख्यमंत्री जो है, और बिल्कुल मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ वो बोल रहा हूँ कि एक जो मुख्यमंत्री अरुणाचल का, वो एक बहुत बड़ा वादा बन गया है कन्वर्जेंस के मामले में। रातों रात सरकार बदल दी गई साहब। और वो कैसे बदली कि वो तिरप सेक्टर जो है अरुणाचल का, उसके 7 MLAs हैं, वो सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। उनको ये करके उसने विड्रॉ करवा लिया सपोर्ट। और ये बात मुझे मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी लोगों से, उनके घर के लोगों से ये बात मुझे बताया गया। वो मुख्यमंत्री आज नहीं है इस दुनिया में। तो जब ऐसी इस तरह का आपका एटीट्यूड हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी वो साजिश चल रही थी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेके। क्या हम इसे एक शब्द में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य भारतीय राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और सरदार जी उसका हिस्सा थे। वही मैंने कहा कि सक्सेसिव सरकारों ने ये किया, और इसमें पीक पे थे जब ये सरदार जी आए, और जिस तरीके से उनको बनाया गया, तो ये तो एक सरदार जी से आप पूछ रहे, तो ये तो आसाम से राज्यसभा से चुन के आते थे, उनसे पूछ लीजिए ना कि ये कामरूप क्यों बोलते हैं और कामाख्या क्यों बोलते हैं। उनको तो अपने ही नाम के बारे में ये तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने फिरते हैं ना। जी 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 जी। उनको नहीं मालूम होगा। तो जिस व्यक्ति का दिल हिंदुस्तान के लिए ना धड़कता हो, वो 10 साल प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं? तो हम लौट के वापस नॉर्थ ईस्ट चलते हैं सर। सिंह साहब, ये जो ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, आसाम का इलाका है, और आप तो नेपाल के ऊपर अपनी आपने एक अनमेकिंग ऑफ नेपाल किताब भी लिखी कोई 10-12 साल पहले। आज उस किताब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लिखी हुई किताब जो है वो प्रैक्टिकली दिखाई देती है। इस पूरे सांस्कृतिक भारत में जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, जो वहाँ की संस्कृति थी, जो वहाँ की सभ्यता थी, उसे हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुत्व का या सनातनियों का या हिंदू आस्थाओं का सबसे बड़ा केंद्र रहा है।
उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद जो जिन्होंने आपने नाम लिया, वो प्रोफेसर नूरुल हसन, वो इरफान हबीब और ये तमाम सारे लोगों ने क्या सोची समझी रणनीति के तहत भारत अपनी हज़ारों साल पुरानी संस्कृति, आस्थाओं, सरोकारों परंपराओं से बिल्कुल दूर हो जाए, तो जानबूझ करके इस पूरे इलाके को एकदम नेग्लेक्ट किया गया। पूरा ये इलाका नेग्लेक्ट है और आज भी मतलब सत्ताएं बदली, अब थोड़ा बहुत जाकर के नज़र आता है, तो पता ही नहीं था कि वहाँ इतनी इतनी रूट से लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भारत के दानश्वरों ने, इतिहासकारों ने, लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों ने एक जघन्य अपराध भारत की आने वाली जनरेशनों के साथ किया है? जी हाँ, मैं बात यहाँ से शुरू करूँ। इंडिपेंडेंस जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने वाला था, वो ज़्यादा उचित होगा कहना। जी जी। तो उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर में, और टिपिकल एग्जांपल है ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, कि जब ये कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए 1946 में, तो ये तय हुआ कि हिंदुस्तान को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 3 के हिस्सों में बांट दिया जाए हम्म। और उसको 3 ग्रुपिंग। तो एक ग्रुप में पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दूसरे ग्रुप में असम, बंगाल, समझ रहे हैं, और जो ईस्ट पाकिस्तान जी। का इलाका है। तो असम को ईस्ट पाकिस्तान नहीं, उसको एक ग्रुप बनाने की वो थी, बंगाल और असम को एक अच्छा। ग्रुप। और एक ग्रुप जो आपका, जो शेष भारत जो, अब ये बड़ी क्लेवर चाल थी और इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि मुसलमान जो थे, जो अंग्रेज हमारे शासक थे, द्वितीय महायुद्ध के बाद वो बिल्कुल प्रो मुस्लिम हो गए थे, बिल्कुल प्रो मुस्लिम। क्या कारण था? एक तो जिन्ना ने उनको साथ दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दिया। हम्म। हमारे लीडर्स ने कुछ ऐसा पोस्चरिंग किया उस समय, और वो पोस्चरिंग भी दिखावे के लिए था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया उस समय, और सबके सब एक साथ जेल में चले गए और अच्छे जेलों में गए। अम्बेडकर साहब एक जगह कहते हैं कि इन्होंने तो जेल की परिभाषा ही खत्म कर दी। जेल का मतलब होता है स्ट्रगल, जेल का मतलब नहीं होता है लाइब्रेरी और चाय नाश्ता और रेडियो और अखबार और लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, वो नहीं होता है जेल। तो इन्होंने तो पूरी जेल की परिभाषा ही बदल दी इन लोगों ने। वो इसीलिए इनको वीर सावरकर से बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जहाँ वो तुलनात्मक वो आ जाएगी, तो वो जब बात होगी अंडमान और निकोबार, अंडमान के जेल से जब तुलना होगी, तो ये वो बिल्कुल उस समय ये बौने दिखेंगे। तो ये उस समय ये इनका ये हिस्सा बनने वाले थे। और बड़ी ये क्लेवर प्लॉय थी कि अगर ये ग्रुपिंग्स देखें, तो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ पे जिन्ना का कोई ये नहीं था। अगर ये तीनों को कंबाइन कर लें तो मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक ग्रुपिंग में वहाँ मेजॉरिटी। असम और बंगाल अगर आप जोड़ लेते तो जनसंख्या के हिसाब से वो, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, फिर वहाँ मुस्लिम सर्वा हो जाते। और बीच का जो इलाका है, जो आपके बिहार, उत्तर प्रदेश है, ये इलाका यहाँ पर जिन्ना का सबसे बड़ा, उसकी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी जिन्ना की। अब ये जब ग्रुपिंग होने लगा तो इसने बोला, नेहरू तो मान गए थे, बोरदोलोई जो कि पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर ये स्कीम कायम होगा। और तब जाके आसाम बचा है। हम जिस एयरपोर्ट पे उतरे थे गुवाहाटी में, जी, वो बोरदोलोई साहब के नाम पे है, बहुत बड़े देशभक्त थे, और उन्होंने आसाम को बचा लिया पाकिस्तान में जाने से। और यही नहीं, उसके पहले आप अगर देखें तो आसाम के साथ कुछ ऐसे, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आसाम जो है वो माँ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की माँ है, और इसकी कई बहनें।
सेवन जितने सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और अब 8वां भी कहते हैं कि सिक्किम को भी एक एक है। तो मैं वहाँ भी, मैंने गुवाहाटी में ये बात कही थी कि जब तक माँ ठीक नहीं रहेगी या बड़ी बहन ठीक नहीं रहेगी तो नॉर्थ ईस्ट भी महफूज नहीं रहेगा। इसलिए अगर मुझसे पूछें कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। जब गुवाहाटी गए थे और जहां हम आपके साथ ठहरे हुए थे, तो वहाँ एक सज्जन आए, वहीं गुवाहाटी के ही रहने वाले थे, और वो ट्रांसमिशन लाइंस के बिजनेस में, उन्होंने देश के और भी हिस्सों में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ट्रांसमिशन लाइंस का। तो वो कह रहे थे कि देखिए ये पहले सबको मालूम है कि एक पूरी पैरेलल इकॉनमी वहाँ चल रही थी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चल रही थी। लेकिन वो एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री का ये हाल था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इवन आईपीएस ऑफिसर्स भी हफ्ता देते थे इनको। दे यूज्ड टू पार्ट विथ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द सैलरी। ये नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड और ये मणिपुर वाले इलाके में। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहते थे कि कोई साहब हम तो इसके आदी हो चुके हैं, हमको कोई बड़ा अच्छा है, इनको पैसे दे दो, जो ये मांगते हैं इनका रेट फिक्स किया हुआ है जैसे माओवादियों ने किया हुआ, और अपना बिजनेस करो। मुझे याद है, ये बात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था। तो एक कहीं से इनपुट आया, और ओपन सोर्सेज से ही ये इनपुट था, कि एक ट्रक जब दीमापुर से चलती है मोरे के लिए, मोरे बर्मा बॉर्डर पे है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो 9,000 रुपये होने चाहिए। लेकिन वो जब बाय द टाइम इट यूज टू रीच मोरे तो 42,000 उसका वो हो जाता था, एक्सपेंडिचर हो जाता था। तो मैंने यही एनालाइज करके कहा, और 50,000 से ज़्यादा पैसे हो जाते थे उसके, कहाँ 9,000 और कहाँ 50,000, और कोई 42 चेक पोस्ट थे। 42 चेक पोस्ट, तरह तरह के, फॉरेस्ट के, पुलिस के, वो देते एक्सटॉर्शन, वो होते वो 50,000 को स्वेल कर जाता था। तो मैंने पूरी एनालिसिस करके, और मैंने उसको फाइल पे पुटअप किया उस समय। तो हमारे जो उस समय जो हमारे बॉस होते थे, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उन्होंने नोट में लिखा कि आप इसको एमएचए को भेज दें। तो मैंने एमएचए पे को उसी बेसिस पर एक पूरी एनालिसिस का करके, और मैंने ये एनालिसिस किया कि भाई ये 42 चेक पोस्ट हैं, और 9,000 के बदले अगर कोई 50,000 दे रहा है तो वो लॉस में तो चलेगा नहीं। जब लॉस में नहीं चलेगा तो वो गलत काम करेगा, या तो वो ड्रग स्मगलिंग करेगा, या नहीं तो फिर वो नॉर्मल स्मगलिंग करेगा। तो ये मेरी जो चिट्ठी जो गई एमएचए, उसके बुनियाद पे उस समय ये जॉइंट सेक्रेटरी होते थे जो बाद में होम सेक्रेटरी बने, जीके पिल्ले। उन्होंने फिर सारे चीफ मिनिस्टर्स को एक डीओ लेटर लिखा, और वो मेरी पूरी एनालिसिस के साथ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्थिति थी, और ये स्थिति हाल तक थी। तो ये सज्जन जो ट्रांसमिशन लाइंस के जो बिजनेस में हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब पता नहीं सरकार ने क्या कर दिया कि सारा एक्सटॉर्शन खत्म हो गया। पता नहीं कौन सा जादू इन्होंने किया। अब ये उपलब्धि कहीं नहीं बताई जा रही, ये नहीं बताई जा रही। और एक किसी से जुड़ा हुआ मैं, एक पता नहीं कुछ भी देश में अच्छा होता है ना, तो एक बहुत बड़ा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, उनको अनपच हो जाता है।
बहुत ज्यादा अनपच, उनका पेट बहुत खराब चल रहा है आजकल। आप कोई चीज वैक्सीन बना लो उस पर गाली दे देंगे, हिंदुस्तान को ही गाली देंगे। ये एक्सटॉर्शन खत्म हुआ उसके लिए भी ये गाली दे देंगे। कुछ भी आप नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हो उस पे गाली दे देंगे। आप सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हो जो कि पार्टीशन के मारे हुए हैं, उस पे गाली दे देंगे। तो आप और फिर कहेंगे कि इस पे डिबेट होना चाहिए। अब बताओ कि डिबेट से कोई ऐसे मसले हल होते हैं क्या? 370 पे तो बहुत डिबेट हुआ ना, डिबेट ही हो रहा था। जब उसे जाना था चला चला गया वो। नहीं, मुझे याद है 370 से पहले, जाने से पहले आपने एक हम लोग साथ साथ थे, आपने एक मीटिंग में कहा कि भाई आप एकदम एक ही झटके में कर दीजिए, सुबह उठिए और हाँ, फिर तो ये कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या होगा भाई? देखो, कभी आग से और आगजनी से कभी नहीं घबराना चाहिए आदमी को। कभी कभी जल के जो चीज निकलती है ना वो बहुत अच्छी निकलती है। आदमी भी जब तपता है ना तो उसमें निखार आता है, ठीक है ना? वैसे ही देश से आग और आगजनी से कभी घबरानी नहीं चाहिए। मैं नहीं कभी घबराता ये इससे। अभी कोई किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा था, ये हो जाएगा, वो होने दो, होगा तो देख लेंगे। भाई आग तो ऐसी चीजें फैलती है ना। लेकिन एक एक बात अभी आपने जो कहा तो मेरे दिमाग में पॉइंट ये आया कि एक ज़माने कश्मीर सेंटर था, सारी चीज़ें कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मुसलमान वहाँ के कश्मीरियों को नौकरी दो, कश्मीरी नाराज़ हैं उनको मेन लाइन में लाओ, ये बहुत दिन तक चला। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि जब सीए के ऊपर ये पूरा बवाल खड़ा किया गया इस देश के मुसलमानों ने और विदेशी ताकतों ने मिलके, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पहली बार जेएनयू में एक पीएचडी करने वाले लड़के ने एक शब्द करा कि साहब देखिए हम चिकन नेक को काट देंगे। तो पूरा फोकस जो इस्लामिक जिहादियों का कश्मीर पे फोकस था पिछले कई साल से, वो धीरे से इधर आया। और ये बात उसने जब कही जब पूरे आसाम के उस कामरूप राज्य के 43 में से 13 ज़िले 100% मुस्लिम हो गए हैं। सही बात। और वहाँ जुमे की छुट्टी की बात हो रही है, वहाँ संडे नहीं हो सकता। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हुई हैं। और ये बात अलग है कि सरकार ने वहाँ ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड थे आतंकवाद के, मदरसे उनको बंद करने के लिए कहा है, सरकारी मदरसों को कहा है, कुछ चीज़ों को किया। तो ये जो शर्जील इमाम जो दिल्ली में पढ़ रहा था वो चिकन नेक की बात कर रहा है। तो यानी कश्मीर जब हाथ से निकल गया, उनको लगा कि अब कश्मीर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक नया फ्रंट खोला और उसको कहा कि चिकन नेक को काटने से वो अलग हो जाएगा। तो जो बात आपने कहा कि हर चीज़ में पेट में दर्द होता है, चाहे वो किसान का मामला हो, सीए का मामला हो, या बाहर से आने, तो ये जो चिकन नेक वाली जो अब हम देखें कि स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये आतंकी, जिहादी, इस्लामिक, कुरानिक सभ्यता के मानने वाले लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जून 2012, जी। वो जो भी हुआ उस समय, वो मैं कोकराझार की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई, वो एक पैन इस्लाम का एक आईना था। हम और आप तो बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, कैसे हमसे वो मुख्य धारा में नहीं आया, जबकि हमको उनके मुख्य धारा में उनके में होना जाना चाहिए, उनके चाहिए। मुख्य धारा में होना यस यस चाहिए। यस यस यस। अगर आप शक्तिपीठ भी देखें ना, शक्तिपीठ का जी मैप, जी जी तो जी। ज़्यादा आपको ईस्टर्न पार्ट पे ही ईस्टर्न पार्ट मिलेंगे। में एब्सोल्युटली। पूरी बंगाल, बांग्लादेश, असम, वो पूरा आपको अगर आप डॉट्स डालेंगे तो डॉट्स की डेंसिटी ईस्टर्न पोर्शन में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो एक्चुअली ये हमारी मुख्य धारा होनी चाहिए थी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ये कोकराझार में हुआ। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्यों हुआ, कौन लोग थे, क्या कारण थे कोकराझार राइट्स का, बट हिंदू मुस्लिम राइट्स थे वो। वहाँ से फिर वो कुछ ही दिन के बाद वो पहुँचा मुंबई।
मुंबई में आपने वो देखा, वो कौन रजा एकेडमी है, उन लोगों ने क्या साजिश की, और उसके बाद आपने देखा कि क्या तांडव किया इन्होंने जिहाद का। हालांकि तांडव शब्द कहना यहाँ पे गलत होगा, लेकिन जिहाद का नंगा नाच, जिहाद का नंगा नाच इन्होंने किया। अमर जवान को किस तरीके से इन्होंने डिसेक्रेट किया। वो अंदर की नफरत जो है वो अंदर नफरत की। वहां से ये फैलते फैलते ये पूना पहुंची। पूना में एक मैतेई छात्र था, उसका इन्होंने उसका खून किया। वो हिंसा ट्रैवल कर, जिहाद जो है वो ट्रैवल करने लगा। वो हैदराबाद पहुंच गया, हैदराबाद से वो बंगलुरु पहुंचा। बंगलुरु में एक साथ 60 मिलियन मैसेजेस, यानी कि 6 करोड़ SMS मैसेजेस इन्होंने चुन चुन के नॉर्थ ईस्ट के जितने अपने लोग थे, बच्चे थे, बच्चियां थी, उनको थ्रेटन किया, और वहाँ से वो पलायन हुआ। 30,000, कम से कम 30,000 बच्चे एग्जोडस उन्होंने किया। वो एक तरह से जो कश्मीर वाली जो रणनीति थी, ये इस बार इन्होंने मोबाइल किया, क्योंकि ये जो जिहादी है ना, इनके हाथ में कुछ भी दे दो उसको वो जिहादी वेपन बना लेते हैं। ट्रक दे दो उसी को वेपन बना देंगे, कार दे दो उसी को जिहादी वेपन बना देंगे। उनको कुछ नहीं दे तो खुद ही बम के लगाते हैं। अगर कुछ भी नहीं दो तो खुद ही बम बन जाते हैं। तो इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब क्या था साहब, कहते हैं कि ये रोहिंग्या की गूंज जो है वो कोकराझार में थी, कोकराझार की गूंज जो थी वो मुंबई में थी, पुणे में थी, और भी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे उसकी गूंज देखी गई। लेकिन ये जिहादी गूंज कोकराझार की पूरे हिंदुस्तान में थी। तो ये आपको पैन इस्लाम का ये पूरा स्वरूप आपको देखने को मिला। तो आप जब कहते हैं कि विविधताओं से भरा ये देश है, अलग वेशभूषा, अलग रहन सहन, अलग बोली भाषा, तो ये बताइए कि जिहाद की भाषा एक कैसे? इसका मतलब ये है कि कोई आसामी मुसलमान नहीं है, कोई बंगाली मुसलमान नहीं है, नो, ही इज फर्स्ट मुस्लिम देन। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। एड्रेस है बस वो उसका, वो सिर्फ मुसलमान है। इवन तमिलनाडु में कोई तेलुगु उसमें बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वही सारे नारे जो वहाँ हैं वहाँ भी चल रहे हैं। अब आसाम की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये मजहब पैदा हुआ हिंदुओं को बचाने के लिए, ये शख्स पैदा हुए केवल हिंदुओं को वो बचाने के लिए, नहीं तो हम तो हिंदू मारे ही जाते। देखिए, ये पता नहीं कितने लोग ने अहोम डायनेस्टी का उन्होंने वो 12 उसका इतिहास पढ़ा है। अहोम डायनेस्टी जो थी वो 600-700 से ज़्यादा लंबी डायनेस्टी थी, बहुत मायने रखता है। और ये 1826 तक थी, 11वीं शताब्दी से लेके 1826 तक। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, वो आया, उसको ठोक के भगा दिया उन्होंने, बख्तियार खिलजी को। अहोम डायनेस्टी का 17 बार हमला हुआ मुगलों का, 17 बार। पूरी मतलब ब्रह्मपुत्र में नौसेना भेजी औरंगजेब, शाइस्ता खान उसका वो था गवर्नर, तो उसने नौसेना ये की, उसको भी इन्होंने हरा के भेज दिया। 17 बार इन्होंने मुगलों को हराया। मुगल कभी राज नहीं कर पाए। और ये कौन था? उनका एक सेनापति था। हम और आप गुवाहाटी में जब ब्रह्मपुत्रा पे गए थे तो आप देखे थे एक वो लचित बरफुकन, जो जिनका बहुत बड़ा वो था, वो एक बहुत बड़ा इनका कमांडर था अहोम डायनेस्टी का। उस दिन वो बीमार था जब वो बैटल ऑफ सराई घाट, जो जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सराई घाट, जो ब्रह्मपुत्रा में, तो इन्होंने, और वो लचित बरफुकन जो था, ये अहोम डायनेस्टी
जो थी उस समय ये शिवाजी के कॉन्टेम्पररी थे। जैसे गुरु तेग बहादुर शिवाजी के कंटेम्पररी थे, ओके। वैसे ही ये उसे ये देवर कंटेम्पररीज। शिवाजी। तो ये कहना कि देखो हिंदुओं ने तो ये मुसलमान को इसीलिए रोक के रखा। ईस्ट में कोई लड़ रहा था, कोई वेस्टर्न इंडिया में शिवाजी थे, ईस्टर्न इंडिया शिवाजी के बारे में तो चलिए मालूम है लोगों को, लेकिन ये लचित बरफुकन के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि जो ये भास्कर वर्मन जो थे, जो कि हर्षवर्धन के कंटेम्पररी थे, उनका ये उनके कोर्ट में ह्यून सांग चाइनीज ट्रैवलर आया था और कितनी तारीफ लिखी थी उस समय की संस्कृति की, अहोम डायनेस्टी की। कामरूप इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने कहा 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इतनी कंटिन्यूटी जो हो इतिहास में। पीयूष बर्मन वहाँ के राजा थे जो कि इसके समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी थे, बहुत महान ये लोग। दे वर नॉट ओनली किंग्स, ये लोग स्टेट्समैन थे, लेकिन इसके बारे में आपको कभी पढ़ाया नहीं गया। अब मैं आशा करता हूँ कि शायद मनमोहन सिंह को, सरदार जी को मालूम होगा वहाँ के इतिहास के बारे में, लेकिन इतना कंटिन्यूअस इतिहास, इतना ग्लोरियस हिस्ट्री होते हुए भी एक आम भारतीय नागरिक को कितना महरूम रखा गया इन सब चीज़ों से। जब ये सीएए का यहाँ दिल्ली में भारत के मुसलमानों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, चाइना के पैसे से बहुत सारे लोग बड़े नैरेटिव खड़े कर रहे थे, उस वक्त जेएनयू में पढ़ने वाले किसी एक शख्स ने बहुत चिल्ला के ये कहा कि जो आसाम के पास जो पूरा एक कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, इसको हम अलग कर देंगे। तो मुझे लगा कि जब पाकिस्तान की बात होती थी, कश्मीर की बात होती थी, तो कश्मीर से हमेशा ये थ्रेट दिया जाता था कि साहब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और तमाम सारी चीज़ें, वहाँ का पूरा हुकूमत और वहाँ का पूरा व्यवस्था सब उनके साथ थी। लेकिन मैंने देखा कि 370 और 35 हटने के बाद से पहली बार इस किस्म के जो बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, ये बात अलग है कि 45 साल तक वहाँ पे एमए ही करते रहते हैं लोग, उसमें एक लड़के ने ये बात कही कि हम चिकन नेक को अलग कर देंगे। इस बात को हो सकता है कि लोगों ने स्लोगन में इसको इग्नोर कर दिया हो, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट हैं और उस इलाके के बारे में ज़्यादा जानते हैं। चिकन नेक की महत्वता क्या है? क्योंकि उसके बाद वहाँ डोकलाम भी होता है और जनरल सिन्हा भी इस किस्म की वार्निंग कई बार देते रहे हैं। तो आपकी निगाह में चिकन नेक क्या है और इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? हम अगर इंटरनल मामला से देखें, सिर्फ मिलिट्री के एंगल से न देखें, पॉपुलेशन के एंगल से देखें, तो जो आसाम में 13 ज़िले मैंने कहा वो मुसलमानों ने पूरे तौर ये क्या उस तरफ बढ़ रहा है, या जो उस लड़के ने बात कही थी उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है जो देश नहीं समझ पा रहा? नहीं, देखिए, ये शर्जिल इमाम ने जो ये बात कही, उसको आश्वासन कहाँ से मिला? उसको आश्वासन कहाँ से मिला? उसको आश्वासन शायद उसको लगा होगा या लग रहा हो कि ज़मीनी हकीकत ये है कि ये मुमकिन है, क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरह का डेमोग्राफिक एग्रेशन हुआ है जिसके कारण वहाँ पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स उस इलाके में, ये चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है, वहाँ पे इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के स्थिति में इलीगल माइग्रेंट्स हैं। उसको इस बात से आश्वासन मिला। इस बात से भी उसको आश्वासन मिला होगा कि चीन वो चाहता है कि किसी तरीके से उस चिकन नेक को, जो कि 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है, उसको पेनिट्रेट करके और वो सीधे बांग्लादेश में घुस जाए, और बांग्लादेश में घुस के उसके बाद वो आपके बे ऑफ बंगाल तक, जिसको मैं हमेशा
चुंबी चिटागोंग कॉरिडोर बोलता हूँ, हम्म। या इसको चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कह सकते हैं। ये जितने कॉरिडोर्स आप देख रहे हैं एक्चुअली क्या है कि ये अलग अलग जो लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, अब इनका तो पूरा जो समुंदर का वो है जो एक्सेस है वो इनके ईस्टर्न पोर्शन से है, चाइना का शंघाई और वो वाला इलाका। लेकिन तिब्बत हुआ, जिंगजियांग हुआ, आपके यूनान हुआ, तो यूनान में तो पहले ही इन्होंने वो सिटवे चॉकफ्यू वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तिब्बत के लिए चाइना बंगाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान ये जिंगजियांग के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो दीज आर वेरियस आउटलेट्स टू द सी, जिसको ये आप एक तरह से मैरीटाइम सिल्क रूट भी कह सकते हैं, जो पुराने ज़माने में जो होती थी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको तो मालूम है कि डेमोग्राफिक एग्रेशन तो शुरू से रहा है यहाँ पे। 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट बनाया गया था। उस समय हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कांग्रेसी लोग कुछ पैट्रियट्स थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह की समस्या हम सामना कर रहे हैं असम में, अगर नहीं रोका गया तो ये ज़मीन चली जाएगी, और ऐसे भी वहाँ के रिसोर्सेज और लॉ एंड ऑर्डर पर ये इलीगल माइग्रेशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इन्होंने इमिग्रेंट्स एक्ट ब्रैकेट में एक्सपल्शन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट बनाया। फिर आपको मालूम हुआ ये फिर भी नहीं थमा। आपके ज्योति बासु जैसे देशद्रोही लोग सत्ता में आए। आपको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था, ये जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत के प्रोलेटेरिएट और बांग्लादेश के प्रोलेटेरिएट में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ। तो ये तो ओपन इनविटेशन था, ठीक है। वही ज्योति बासु जो कि चाइनीज़ को इनवाइट करने के लिए 62 में खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये उस समय हुआ। फिर आपको आसाम एजिटेशन हुआ, बहुत ही जेन्युइन एजिटेशन था। राजीव गांधी ने 85 में एकॉर्ड साइन किया। एकॉर्ड के बाद उन्होंने IMDT एक्ट बनाया। अब वो IMDT एक्ट का ये था कि फॉरेनर्स एक्ट के विपरीत IMDT एक्ट में the burden of proving that so and so is an illegal migrant is lies on the person who is accusing. ओके। तो आप क्यों लफड़े में खड़े? तो राजीव गांधी ने एक तरफ तो ये असम एकॉर्ड किया, दूसरी तरफ उसको गर्भ में ही मार दिया ये IMDT को लाके। उसके बाद से ये सिलसिला चालू रहा। तो ये फिर 98 में आपने बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जनरल सिन्हा उस समय गवर्नर थे, और उन्होंने बड़ी वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, वो गृह मंत्रालय को उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी एज गवर्नर, और उन्होंने लिखा कि 10 जिले जो हैं, ठीक है, अगर आप असम का मैप देखो तो एक चिड़िया की तरह 2 विंग्स और एक ये दोनों विंग्स और उसके मेन बॉडी में ये 10 डिस्ट्रिक्ट बानपेटा, ये डुबरी, मोरेगांव, नौगांव, करीमगंज, बारपेटा है, ये और कई ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ऑलरेडी उन्होंने कहा ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए हैं, ये इलीगल माइग्रेट। लेकिन जो खास बात उन्होंने कही, और ये बड़ा प्रेसिएंट बात है, दूरदृष्टि वाली बात है, कि उन्होंने कहा कि सारा हिंदुस्तान ये सोचता है कि आसाम का प्रॉब्लम ये आसाम का प्रॉब्लम नहीं, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। लाइक सेम इन कश्मीर, ये कश्मीरी ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इस फिनोमिनन को नहीं रोका गया, ये डेमोग्राफिक असॉल्ट को, तो जो हमारा चिकन नेक खतरे में हो जाएगा, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। ये इस चिट्ठी
को लिख के उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया, ग्रेव कंसर्न उन्होंने जाहिर किया था। उसके बाद भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद भी कोई, क्योंकि वो हम तो उनको हमेशा वोट बैंक के नजरिए से दिल्ली में भी जो सरकारें थी वो भी यही वो सोचती थी। वोट बैंक के नजरिए से देखते रहे। और कई बार क्या होता है पुष्पेंद्र जी की, हम ना अब शेख हसीना है वहाँ पे, अच्छी बात है, मैं जानता हूँ उस देश को, और कई बार मैं बांग्लादेश गया भी हूँ मैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपको एक फ्रेंडली आपकी प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश का उन्नति भी काफ़ी हो रहा है इनके नीचे। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये डिप्लोमेसी कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। शेख हसीना परमानेंट नहीं, मिजाज बदलते देर नहीं लगती। नेपाल का आपने मिजाज बिल्कुल 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 बदलते देखा। शेख हसीना के पिताजी, जिनको भारत ने मदद की एक नया एक मुल्क बनाने में, देश बनाने में, याद रहे कि 1944 में उन्होंने एक सादिक नाम के और एक स्कॉलर के साथ मिलके उन्होंने एक बुकलेट लिखी थी, और पॉपुलेशन इकोनॉमिक डिलिमिटेशन, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बिना असम के ईस्ट पाकिस्तान वायबल नहीं है, और उन्हें कहा वो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि असम में चाय है, असम में तेल है, असम में कोयला है, असम में फॉरेस्ट हैं, ये सारी वो चीज़ लिखी हुई है, इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो शेख मुजीब भी बाय द वे वो बहुत बड़े वोटरी थे पाकिस्तान के, ठीक है ना। वो बाद में वो दूसरी बात हुई कि उनको एहसास हुआ कि उनको एहसास हुआ कि कई बार क्या होता है कि संस्कृति मजहब पे भारी पड़ जाती है। वही हुआ, संस्कृति मजहब पे भारी पड़ी। अब मजहब संस्कृति पे भारी पड़ रही है, तो संस्कृति जब भारी पड़ी तो वो बन गया, बांग्लादेश बन गया। इस बात का एहसास अभी भी पाकिस्तान को नहीं है। तो एनीवे उन्होंने फिर ये किया। फिर उसी जो बुकलेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसी से प्रेरित होके इन्होंने एक किताब लिखी, भुट्टो ने, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऐसे कर। उसमें उन्होंने लिखा कि सब लोग, उन्होंने कहा कि सभी लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो असली मुद्दा है वो कश्मीर है, लेकिन उससे कहीं सीरियस मुद्दा आसाम। तो मेरा अपना जो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में मेरा जो अपना अनुभव रहा है कि जब भी ये नॉन शेख हसीना सरकार आती है तो वो पाकिस्तान के लिए भी वो एक बेस हो जाता है, ऑपरेटिंग बेस। ओके। पाकिस्तान के लिए भी ISI बहुत एक्टिव था, इसीलिए आपको उल्फा ये सब सारे बनाने में। अब हाँ, इससे एक और मैं आपने सुना होगा ये पूरा चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जो उल्फा के कैंप्स वगैरह थे। तो जो हम बात कर रहे थे ये सेक्रेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूनिटी, हिस्टोरिकल यूनिटी, ये बात मैंने एक जगह पे गुजरात में एक राष्ट्रीय कथा शिविर होता है बच्चों के लिए, उसमें मैं बोल रहा था। तो एक आसाम के IG साहब थे, उन्होंने ये बात कही कि साहब आपने इतनी अच्छी बात कही है कि जब हमने उल्फा वालों को ये चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि हमको तो ये सब मालूम ही नहीं। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हिंदुस्तान को जोड़ती हैं, संस्कृत, साड़ी और संगीत, और जो मैंने आपको पूरा आसाम का एक एग्जाम्पल, कहते ये चीज़ें हमको बताई नहीं गई। हमको हमेशा इसी बात पर इसरार किया गया कि आप बिल्कुल भिन्न हो, आप तो मंगोलाइड रेसेस हो, आपका कुछ लेना देना नहीं है हिंदुस्तान से। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव्स। अगर हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट में इतने सालों तक अगर इंसर्जेंसी झेला है,
इतने लोग जान गंवाए हैं। इंसर्जेंसी एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बैटल ऑफ आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स हम हार गए थे। साहब, एक क्रिश्चियन मिशनरी कैसे एक्सपैंड कर गया? कहाँ मैंने घटोत्कच, हिडिंबा, भीम और कामाख्या और इसकी बात की, और यही जो 1826 वगैरह के एक आदिराम जडसन नाम का एक अमेरिकन मिशनरी था, वो गया और पूरे इलाके को उसने कन्वर्ट कर दिया। कहीं पे यू स्टार्टेड लूजिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव्स। भावनात्मक एकता वो छीन ली उनसे। और क्या है कि जब आप किसी वहां के रहने वाले आदमी से उसकी मां ब्रह्मपुत्र छीन लो, उससे हिमालय छीन लो, उससे माउंट एवरेस्ट या सागर माथा आप ले लो, तो वो आदमी फिर वो he is like a Rootless. he is rootless, he is like a misguided missile, unguided missile। उसको आप किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। अब ये किसकी, हम ये बात मानते हैं कि उस समय हम खुद ही गुलाम थे। और कोई भी मिशनरी वो आपको ये बोल के बोलेगा कि तुम लोग बहुत महान सभ्यता के लोग हो, इसलिए हम उसको और महान बनाने के लिए, वो तो नहीं बोलेगा ना। वो तो कहेगा कि तुम तो बिल्कुल एकदम यू आर एबिसमली लो, आप बिल्कुल निम्न स्तर पे थे, हम वहां से आपका उत्थान। और चर्च में यही बकवास करते हैं। That's right. तो ये चिकन नेक की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या था कि कहीं पर मुझे ये लगता है, तो शर्जील इमाम को आश्वासन कहाँ से मिला? इसको आश्वासन एक जिहादियों से ही नहीं मिला, इसको आश्वासन ये जो विदेशी महिला है, ये विदेशी महिला से भी इनको आश्वासन मिला है। जिहादियों की साठगांठ कुछ चाइनीज उससे भी चाइनीज जो लिवरेज जो रखते हैं, जो इंटेलिजेंस है, उनके साथ भी है। और तभी आपने देखा कि डोकलम क्राइसिस में ये विदेशी महिला का बेटा ये चुपके वो गया था चाइनीज एम्बेसी में। ये चाइनीज को मदद करना चाहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पेनिट्रेट करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसी के तहत दार्जिलिंग में उस समय इन्होंने उथल पुथल करवा दी थी उसी दौरान, कि ताकि आप सीधे पेनिट्रेट करके, आप इधर डिस्ट्रैक्टेड रहो, इधर हम पेनिट्रेट करके उनको चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना चुंगी चिटागोंग कॉरिडोर बनाने में आप मदद करो। तो ये विदेशी महिला का ये पुत्र गया था वहाँ पे, और ये विदेशी महिला ये एमओयू साइन करने गई थी। क्या एमओयू साइन किया है? क्या हमारे जो हमारा न्यायालय है या हमारी न्याय प्रणाली है, जहाँ देश की इस तरह से देश की हिफाजत का सवाल आ जाए, आप वो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या विदेशी महिला को पुलिस स्टेशन में ले जाके इंटरोगेशन नहीं करना चाहिए कि तुमने एमओयू साइन क्या किया, और ये क्या क्या उसके प्रोविजंस है, और किस कंपल्शन में तुम वहां गई थी, किस कंपल्शन में तुम्हारा बेटा गया था? और इस बात पर मुझे सरकार से, वर्तमान सरकार से बहुत नाराजगी। तो आप जो कह रहे हैं कि तो ये आश्वासन मिला कहां से इनको? ये इसी से मिला। और ये डोकलम क्राइसिस में इनके साथ बहुत लोग वो तो मना रहे थे कि किसी तरह डोकलम में वो मना रहे थे कि भारत को सेटबैक लगे। अभी जो लद्दाख में हुआ वहां ये सेटबैक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वही है साहब कि जब वक्त आ जाता है तो कोई किसी का ये आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। आप वक्त आपके खिलाफ है। इनको बात को एहसास होना चाहिए। अभी दुकानों का शटर जो है ना, वो है ना, जब वो बंद होता है तो दुकानों का शटर जो है वो डरते कुछ लोग मतलब आधी खोल के रखते हैं कि जैसे उन्होंने मुआयना किया हालात का, और अगर उनको लगा कि ठीक है मामला तो शटर ऊपर कर देंगे। अगर उनको लगा कि नहीं खतरा है और जैसे ही थोड़ा हंगामा हुआ फिर शटर डाउन करने के भी मोड में रहते हैं।
तो इनसे मेरी यही गुजारिश है कि अब आप शटर बंद करके आप चले जाइए अपनी, अगर हिफाजत चाहते हैं। तो ये जो आप स्ट्रैटेजिक जो ये कह रहे हैं, ये डोकलाम का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, शर्जिल इमाम का, अब बताइए कि 98 में जो चिंता इन्होंने व्यक्त की थी जनरल सिन्हा ने, उसी चिंता को हथियार बना के शर्जिल इमाम इस्तेमाल कर रहा है। और ये तो बिहार का रहने वाला आदमी है, ये जेएनयू में पढ़ा है और जेएनयू में पढ़ा है और पीएचडी कर रहा है। और पीएचडी पढ़ा है। और आप कुछ अगर बोल दो तो लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो यहाँ बड़ा खौफ है, इस डिस्पेंसेशन के नीचे बहुत खौफ है, ये सरकार ने फ्री स्पीच का जो राइट है वो छीन लिया, क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़े इंटॉलरेंट लोग हैं। तो ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस, इसका जो आप ये करते हैं कि ऐसा टॉलरेंस अगर देश को के टुकड़े कर दे, मुझे ऐसा टॉलरेंस नहीं चाहिए। तो आपने इसके बारे में ये पूछा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, बड़ा ही एक सेंसिटिव इलाका है, जस्ट 60 किलोमीटर्स बाई 22 किलोमीटर, वो भी मजहब की देन है। वो भी मजहब की देन है। अगर बांग्लादेश मुसलमान ना बना होता तो आप समझिए इट वुड हैव बीन वन कंटिगुअस टेरिटरी। अगर तिब्बत चाइना के कब्जे में नहीं होता, इट वुड हैव बीन मच लार्जर एक्सेस हमारा ये होता। और बाय द वे, देवी के टुकड़े तिब्बत में भी गिरे, कैलाश के पास गिरे। अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके चले, हमारी जो पूरी सनातन संस्कृति है उसमें कैलाश, मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भाई किसने नाम रखा कैलाश? कोई उसका आपके पास है कार्बन डेटिंग? करेक्ट। लेकिन आपने तिब्बत को चाइना बना दिया। आपने तिब्बत को चाइना बना दिया। अब आप उसको इंडो तिब्बत बॉर्डर नहीं बोलते, आप इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हैं। आपने आईटीबीपी बना रखी है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं वो तो चाइना बॉर्डर है। तो नरेटिव तो पहले से ही गलत हो गया। जी अगर आप कहें कि हमारा तिब्बत बॉर्डर है, तो उससे तिब्बत जिंदा रहता है हर दिन। और जब आप उसे कहते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर है, तो जनरेशन समझती है कि वहाँ है ही नहीं कोई। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके ये जो समन्वय मैं देख रहा हूँ, ये शर्जिल इमाम का जो बयान है, ये विदेशी महिला का वहाँ MOU साइन, ये साथ में वो भी जोड़े ना कि वो जिसका बाप गद्दारी में एक 10-11 साल जेल में रहा, उसका बेटा चाइना की मदद से 370 वापस लेने की बात कर रहा है। वही उससे वापस कर रहा है। तो वो कश्मीर की कश्मीरी मुसलमान हो, तमिलनाडु का मुसलमान हो, और आसाम सबसे का बड़ी बात क्या है साहब कि ये ना, मुझे ये हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का एक बड़ा अजीब रंग है इनका। ये पता नहीं ये कौन से मुसलमान हैं, इनको अपने यूगुर मुसलमानों की चिंता नहीं है। ये मक्कार मुसलमान है। ये कोई से मुसलमान ये यूगुर मुसलमानों की इनकी चिंता नहीं। मैं तो काफी डिबेट्स में गया हूँ। जी। उसकी चिंता नहीं है। उनका दाढ़ी काट लें, बुर्का काट दें, कुछ भी काट दें, उनका हलाल नहीं सर, उसमें चिंता की नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है, जिसका जूता मजबूत होता है उससे ये ठीक रहते हैं। इनको नफरत है हिंदू संस्कृति से। और एक बात मैं आपको और आज कह देता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान में रहने वाले जो सनातन की संस्कृति को नहीं जानते हैं, वो अपने मजहब को भी नहीं समझ सकते। आप गुरुओं की वाणी तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मालूम हो। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति में आप लिप्त नहीं हैं, तो आपको एक मुसलमान को यह भी नहीं मालूम होगा कि उसका कौन सा बाप या परदादा था जो कि मुसलमान मजहब को उसने और
को एक्सेप्ट किया और किस हालात में एक्सेप्ट किया, वो भागता रहेगा। और वो इतिहास, कहते हैं ना इतिहास नहीं पढ़, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास पीछा करते रहती है, पीछा कर देती है। इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ती। भविष्य तो आप जानते ही नहीं है ना, भविष्य तो आप कंजक्चर कर सकते हैं, कंजक्चर कर सकते हैं, इतिहास आपको नहीं छोड़ती है। इसीलिए ये बावले की तरह, ये बावले की तरह घूम रहे हैं। इसीलिए अगर आप अगर मिट्टी की, अपनी मिट्टी को नहीं जानते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, सनातन संस्कृति को नहीं जानते, तो आप अपने मजहब को भी नहीं समझ सकते। इसमें ये कहें कि ये जानते तो हैं लेकिन नफरत के आलम में ये इतने ऊपर चले गए हैं कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये भी एक, ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि ये इतने भोले हैं, इनको पता नहीं है कि फ़ारूक अब्दुल्ला का बाप दादा परदादा 1722 में बदा, फिर वो वहाँ आपके मोहम्मद इकबाल सप्रू के ख़ानदान, पता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक दीवानगी का एक आलम वहाँ पहुँच गया है कि ये नॉर्मल नहीं होना चाहते, और अब उसमें रहने में इनको लगता है कि यही हमारी पहचान है और ये हमें ताकत देती है कि सक्सेसिव सरकारों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया, मजबूत किया, और ये लोग आज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन और भारत की संस्कृति के खिलाफ रह कर के बोल कर ही ज़्यादा फायदा लेते हैं। मुझे ऐसा है कि देखिए, कहते हैं कि बनारस को 8 बार तोड़ा गया, 8 बार उसका निर्माण हुआ। पिछली बार बाबा विश्वनाथ का मंदिर, कहते हैं निर्माण जो हुआ, पुनः निर्माण, वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। सोमनाथ कई बार तोड़ा गया और कई बार उसका पुनः निर्माण हुआ। उसी तरीके से कई हमारे मंदिर हैं, पूजा स्थल है, तोड़े गए, पुनः निर्माण, ये साइकिल है। ये पूरी साइकिल, जो साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, कलयुग, सतयुग है, त्रेता, द्वापर, ये साइकिल है। इसको कहते हैं संस्कृति। हम ये मान के चलते हैं, और ये अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में पुणे में कहा था। उस आदमी कहा कि हर सिविलाइजेशन, वो जो चक्र चलता है, वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। प्रॉब्लम क्या है ये सारे मजहबों के साथ कि ये लीनियर है, और लीनियर में क्या है कि भाई आगे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, और एक प्रॉफिट ही अनाउंस कर रहा है कि कोई नहीं हो सकता। हाँ, एक वो खुद ही अनाउंस कर रहा है कि मेरे बाद में प्रॉफिट नहीं। तो गुंडा कर दिया ना कि मेरे बाद दूसरा गुंडा नहीं बनेगा कोई। मेरा आप कह रहे हो कि, मतलब मैं, हम मान सकते हैं कि ये सूरज जो है, जो ब्रह्मांड जो है वो अपनी जगह पर है, ब्रह्मांड जो है वो गर्दिश में है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है पुष्पेंद्र जी जो कि गर्दिश में नहीं है? वो गाना है ना, वो राज कपूर का, कल हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। हर चीज़ गर्दिश में। ये धरती भी जो घूम रही है ना, 30 किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। लुक एट द स्पीड, ये गर्दिश में, और ये स्पीड भी हमारे ऋषियों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, 1948 में नासा बना, तब से नहीं हुआ है ये तो कई सालों से चल रहा है। तो हर चीज गर्दिश में है। कोई अगर ये कहता है कि मैं आखिरी हूं, आई एम सॉरी टू से, मानने वाली बात नहीं है। किसी ने नहीं बोला। क्या भगवान कृष्ण ने कहा था मैं आखिरी हूं? क्या भगवान राम ने कहा मैं आखिरी हूं? क्योंकि हम इस साइक्लिक नेचर को आप अपने जीवन में ले लीजिए। जीवन का ये भी एक सिक्लिकल है। ये दुख आता है, सुख आता है, आप ये, तो ये कहना, तो इनका प्रॉब्लम यही है कि एक बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इतिहास में जाते नहीं है। हमारे और आप में तो, हम तो इतिहास जितना पीछे जाते हैं और पता चलता है तो उतना ही खुशी होता है, उतना ही मजा आता है, उतना ही मजा आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब इतिहास इनका पीछा कर रहा है, ये इतिहास से भागते फिर रहे हैं।
जब इतिहास से सेक्रेट ज्योग्राफी खोजने जाते हैं उधर अरब की तरफ, तो वहां से अरब इनको भगा देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर, और माननीय न्यायालय से और न्यायिक जो प्रक्रिया है, हमारी प्रणाली जो है, उनको मैं ये सुझाव दे सकता हूँ या कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में मर्डर से भी और रेप से भी कोई खराब चीज़ है, वो है कन्वर्शन। आप जब किसी को कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको अपनी माँ से अलग कर देते हैं, आप उसके रूट से, आप उसकी नदियों से, आप उसके पहाड़ से। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर आप सनातन धर्म देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड से, प्रकृति से प्रेरित है, और प्रकृति से आप छीन लेंगे उसको, तो वो आदमी, तो प्रकृति पे कब इंसानों पे ज़्यादा यकीन करेंगे? आज चलिए, मैं ईसाई धर्म की बात कर रहा हूँ कि भारत में जब तक अंग्रेज राज कर रहे थे तो ईसाई लोग अपने आप को जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने आप को वो ये मानते थे कि हम रूलिंग क्लास के लोग हैं। आज देखिए आज कितना बुरा हाल है वेस्टर्न कंट्रीज के पास। इंग्लैंड जूझ रहा है सर, जो इंग्लैंड के दौर में पूरी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, आज इंग्लैंड में सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। और वही वो एक वीसा के ऊपर, वो अमेरिका कोई वीसा पे डिसीजन लेता है तुम उछल कूद करने लगते हो। अरे वो उनका देश है यार, वो उनका देश है, उनका वो है कि वो क्या नीति बना रहे, तुम तो तय नहीं करोगे ना। वही है, अब यहाँ पर देखिए अरब को कोई पूछता नहीं था, और वो जो आप कहते हैं कि ये क्या ऊंट पर चढ़ के क्या खजूर तोड़ते खजूर तोड़ते थे 30s में। ऑयल पहले इंटरनल कंबस्टन इंजन बना। अल्लाह ताला ने इतना भी दिमाग नहीं इनको दिया था इंटरनल कंबस्टन इंजन बनाने का। नहीं तो अभी तक तो सुई तक नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने दिया क्या है इनको? इंटरनल कंबस्टन इंजन बना तो इनको पता चले इसकी तेल की जरूरत पड़ती है। अब तेल निकल गया। अब क्या है कि अभी जो वहाँ पे ऑयल इकोनॉमी जो है, इट हैज़ गॉन डाउन बाय 2/3। तो इस्लाम भी उसी तेजी से नीचे आएगा। बिल्कुल। इराक, कंट्रीज लाइक इराक जहाँ $1 ट्रिलियन की वो थी, अभी $300 मिलियन की इनकी वो प्रोडक्शन है, कहाँ 1 ट्रिलियन, और वो 2/3 इट हैज कम डाउन एंड ऑयल प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू गो अप। तो ये जो बदलाव हो रहा है कि बिल्कुल इजराइल जो है वो दुबई पहुंच रहा है। अभी सब करीब 70,000 इजरायली गए दुबई में एज टूरिस्ट। अब जितने वहाँ पे स्टोर्स हैं सब में इजरायली शराब बिक रही है। जी जी जी, ठीक है ना। अब आप पकड़ के, उसके पास पैसा नहीं है, ये जो आप नौटंकी जो दुबई आके, और दुबई से जो अपना ये दाऊद इब्राहिम जो अंपायर चलाता था, वो सब खत्म हो गया। तो यौम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गए 1400 साल का, हो गया 1400 साल का ये पूरी। दैट्स राइट। आप बताइए कि क्या आप सनातन धर्म किसी एक कमोडिटी पे निर्भर रहता है क्या? कोई एक कमोडिटी पे निर्भर है? हमारा पूरा अस्तित्व नेचर पे है, हमारे प्रकृति में। हमको कुछ से कुछ शिकायत ही नहीं है। सब छोड़ छाड़ के लोग, वही मैं हमेशा बात करता हूँ कि कहता हूँ कि उदाहरण देता हूँ कि शंकर भगवान, यही राजा दक्ष, ये हिमालय जो सती के पिता थे, वो सती ने उनको, ये उनकी माता ने कहा, मैना ने, कि भाई जाके देखो तुम्हारी बेटी ने तो एक अल्लाड़ आदमी से शादी कर ली है, वो पागल सा घूमता रहता है, जाओ बेटी को कुछ दे आओ, उसको देखो सुखी रहे। तो ढेर सारे सामग्री वो लेके, हीरे जवाहरात ये वो करके लेके गए। वहाँ गए, जब बनारस में आए तो देखा यहाँ तो हर मंदिर में सोना चमक रहा है, यहाँ तो सड़कों पे हीरे जवाहरात, मतलब हीरे मोती इस तरह से पड़े हुए हैं जैसे मानो कि जैसे इससे ज़्यादा वैभवशाली और समृद्ध तो कोई इस संसार में कोई जगह ही नहीं। इवन विजयनगर की जो एम्पायर, जो पूरा किताब जो वुंडेड सिविलाइजेशन में वी.एस. नायपॉल ने लिखा है, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े शर्मिंदा हुए, कहते अरे मेरा दामाद तो ये देखो यार। मैं कहा
अब मैं क्या इसको क्या दूं ले जाके, ये तो सूरज के सामने दिया दिखाने के समान है। तब लोगों ने कहा ठीक है, वापस तो नहीं ले जाओगे ना, दामाद के लिए लाए हो तो सुरेश्वर का मंदिर बना देना। तो वही शंकर वो हीरे मोती वाली बनारस के महाराज हैं, रूलर हैं, और वही शमशान घाट के भी महाराज, वो भभूत वाले शंकर, हाँ, वो जटा वाले शंकर, वो डमरू वाले शंकर, और एक ये शंकर। और ये देखिए ये कितना, मतलब ये मैंने बीएचयू में भी ये बात कही थी कि ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, आपको बताया जा रहा है कि भैया ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो ये भभूत, जो ये शमशान वाले जो दुनिया है, ये दोनों इसी जिंदगी का रियलिटी है। और इसीलिए बनारस में कई लोग, कितने सेठ, राजा, रानी, महाराजा, महारानी, अब सब अपने सोने वाले उस जीवन को छोड़ के वो आखिरी समय वहां अपना प्राण त्यागने आते हैं। ये रियलिटी है। अगर ये रियलिटी, अगर वो जो मजहब बनाने वाले को के उसमें आ जाती तो ये इतने मार काट नहीं करते। ये इतने मार काट नहीं करते। मैं कहता हूँ, मोहम्मद घोरी कहते हैं कि वो जब डेथ बेड पे था तो वो अपने लोगों को बोलता था कि पूरे थाली में जितने उसके ये वो हीरे जवाहरात वो लेके आते थे, उसको कहते दिखाओ मेरे को, ये मैंने अर्जित किया है। और वो देख के रोता था कि ये मेरे किस काम का। तो ये आप एक पूरी दुष्ट संस्कृति को आप उसको जक्स्टापोज कर रहे हो। ये जो दो वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, शंकर जो शमशान के शंकर और जो सोने के महल वाले शंकर, उस सभ्यता को आप इस से अगर जक्स्टापोज कर रहे हो और ये कहते हो कि दुनिया में सारे धर्म, ये सारे मजहब बराबर हैं, तो आपके जैसा कोई पापी नहीं। सिंह साहब, हम लोगों ने बात अपनी आसाम से शुरू की थी। एक आसाम का आखिरी एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मुझसे पहले कामाख्या मंदिर 2 बार गए, लेकिन मैं तो आप जानते हैं मेरी क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस की, और वो ये कि कामाख्या मंदिर के जो पंडित जी थे जो पूजा करा रहे थे, वो जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उन मंत्रों के उच्चारण में न आसाम का कोई डायलेक्ट दिखाई देता था। उच्चारण जो उनका है, जो प्रोनंसिएशन उनका है, जो तलफ़ुज़ उनका है, वही उज्जैन के महाकाल का है। तो यहाँ से चल के आसाम चले जाएं मंत्र, तो मंत्रों के उच्चारण में कहीं कोई ज़रा सा भी ध्वनि का भी फर्क नहीं है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी माँ कामाख्या से लेकर के जितने जहाँ भी मंदिर बने हमारे, वहाँ मंत्रों के उच्चारण में उनकी ध्वनि में कोई एकदम साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक है। ये मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं तो उज्जैन भी कई बार गया हूँ, अभी 2-3 दिन बाद फिर मैं जा रहा हूँ, और मैं ओमकारेश्वर भी गया, मैं नासिक भी गया, लेकिन मुझे लगा लोगों में बातचीत करने में, डायलेक्ट में बातचीत में फ़र्क होता है, थोड़ा सा किसी चीज़ को हा को शाह बोलेंगे, लेकिन मंत्रों के उच्चारण में वही लोग, एकदम वही शुद्धि है। ये एक अजीब मैंने बात महसूस की। पता नहीं आपने इसको देखा? नहीं, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन भी एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। नहीं, मैंने वही कहा मैंने कहा कि उज्जैन भी एक बहुत बड़ा देवी के बिल्कुल कुछ हिस्सा वहाँ भी गिरा था, ठीक है ना। तो वो भी एक शक्तिपीठ है, और आप जितने शक्तिपीठ आप वहाँ जाएं, आप एक ही तरह के उच्चारण, एक ही तरह के, नॉट इवन एक ही तरह का उच्चारण, इवन जो हम नॉर्थ इंडिया में लोटा तांबे का होता है, वो वहाँ भी था। और सर मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये पता नहीं क्या कल्चर चल गया है कि फलाना किताब, सो एंड सो बुक, सो एंड सो पेज नंबर, सो एंड सो पैरा, ठीक है ना। आप कोई चीज़ जैसे आप कोट करते तो ऑथेंटिसिटी के लिए या अपनी विद्वता दिखाने के लिए आप ये करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत फूहड़ किस्म का स्कॉलरशिप है एक्चुअली। आप मानिए, अगर भारतीय संस्कृति अगर सरवाइव किया है इतने सालों तक,
इट इज़ बिकॉज वी हैड ओरल ट्रेडिशंस। और ओरल ट्रेडिशंस में क्या है सर कि साउंड एक एनर्जी, और आपको मालूम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। तो ओरल ट्रेडिशन में एक साउंड का साइंस है, साउंड की इंजीनियरिंग है, समझे कि नहीं। और यही मंत्रों का उपयोग है। मैं कहा ये किताब उताब, ये ग्रंथ वंथ जो है ना, ये बहुत फूहड़ किस्म का ये चीज। आज क्या हुआ, रोमिला थापर तो बहुत बड़ी वो क्या उन्होंने कई इतिहास के ग्रंथ लिख दिए, आज लोग उस पे थूक रहे हैं। कई ऐसे मार्क्सिस्ट लोग हैं कि कलम 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 से तो आप कुछ भी करवा सकते हो। सॉरी टू से, कलम कलम से तो कई लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन भी किया है। लेकिन जो साइंस ऑफ साउंड है और साइंस ऑफ इंजीनियरिंग है, ये साउंड का इंजीनियरिंग है, उसका एक अपना महत्व है। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ का कुछ टेनर है, पिच है, कुछ अपना ये उसमें कुछ इमोटिव कंटेंट है, उसमें कुछ कंसर्न है। बात करने आपका एक तरीका है, सभी लोगों का एक तरीका है। सभी लोग एक जैसे लिख सकते हैं रट के एक जैसे बोल नहीं सकते। आप कोई भी इम्तहान ले रहे हो, कोई अगर बाई रोट, कोई अगर वो कर रहा है, क्या होता है, किसी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो पूरा वर्बेटम तैयार कर लेता है, वो उसको उतार देगा अगले दिन एग्ज़ाम में। ओरल में आप नहीं कर सकते इसको। आप एक गाना ले लो, 5 आदमी 5 तरीके से उसको गाएंगे, 5 आवाज़ में गाएंगे, पांचों का जो आपके बॉडी पे इफेक्ट होगा वो आपके बॉडी के केमिस्ट्री पे उसका अलग अलग इफेक्ट होगा। सो इसलिए ये जो किताबों का ये वो कुछ अंग्रेजी स्कॉलर यहाँ पर आए थे और आके बोले थे कि देखो यहाँ की ना ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी जो है, वो कहते हैं एक छोटी सी लाइब्रेरी इंडिया की पूरी लाइब्रेरी के बराबर। ये उनका ये कहना। उन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही फूहड़ किस्म की है। ये लिखित विखित चीज़ें तो ये लैंड रिकॉर्ड से मुंशीगिरी के लिए ठीक है। When you want to document a thing ना, तब ये मुंशीगिरी ठीक है। वरना ये आपकी जितनी पद्धति है, संगीत की पद्धति है, सारा ओरल ट्रेडिशन से आया है। इसीलिए जब आप मंत्रों के उच्चारण की बात कर रहे हैं, ये मंत्र जो है ना, जब हम कहते हैं कि संगीत साउंड, यही साउंड है जो जोड़ता है पूरे हिंदुस्तान को। अब उस साउंड में आप कैरल गाने लगो, उस साउंड में आप लाउड स्पीकर में सुबह सुबह 5 बजे मेरी नींद हराम कर दो। समझ रहे हैं मैं समझ गया हूँ। वो हमारी मिट्टी की है नहीं। तो इसीलिए आपने उसमें वो एक वो सिमिलैरिटी देखा जो आपने कामाख्या, या आप वो कामाक्षी का जो मंदिर है वहाँ पे कांचीपुरम में, जी, वहाँ भी आप वही पाएंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर, दैट इज द यूनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द रियल इंडिया। सो सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया, आपने बहुत सारी बातें की, और आसाम को लेकर के ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि आपने बहुत डिटेल में आज बात की। एक बात मैं आप जाने से पहले मैं जरूर प्लीज़ कि ये देखिए, आसाम का लोग पूछते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक एग्रेशन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका हल क्या है। तो देखिए हल क्या है कि कोई 5 स्टेट्स इम्पैक्ट करती हैं। ये अगर आप देखें तो 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दीज आर द स्टेट्स। कोई 2000 से ऊपर किलोमीटर वेस्ट बंगाल का है, कोई 263 किलोमीटर असम का है।
बट येट असम में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। अब ये पांचों जो स्टेट्स जो हैं, जो रिंग करती हैं बांग्लादेश को, जब तक इनकी आपस में कड़ियाँ मजबूत नहीं होंगी, ये कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए कि एक जगह ज्योति बासु जैसी सरकार है और आसाम में एक नेशनलिस्ट सरकार है, तो सारा फ्लो इधर से आने लगेगा। अगर मान लीजिए त्रिपुरा में है वामपंथी सरकार है और एक जगह कोई नेशनलिस्ट सरकार है मिजोरम में, तो भी फ्लो नहीं बंद होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आज जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जब तक ये कड़ियाँ आपस में मजबूत नहीं होंगी, जब तक ये पांचों कड़ियों में नेशनलिस्ट सरकारें नहीं होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। और केवल महज बीएसएफ को बॉर्डर पे लगाने से नहीं होता। That's right. ठीक है ना। इलीगल माइग्रेशन वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों के ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए पांचों कड़ियाँ मजबूत होनी चाहिए। थैंक गॉड त्रिपुरा में है, असम में है। तो मैंने आप शुरुआत हो गई त्रिपुरा जैसी जगह में, पांचों में होनी चाहिए, पांचों में होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस गोइंग टू इन बंगाल। जो माहौल वहाँ है, तो जो बात आप कह रहे हैं, तो 2000 किलोमीटर, तो वो अगर बंगाल में अगर सरकार आपसे अब आप मैं पांचों कड़ियों को, ये इतना वीक कड़ी है कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं, ये सबको मालूम है कि जब शेख हसीना ने, जब ये जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश में क्रैक हुआ, सारे के सारे इनके पास आ गए, सारे पास इनके पास आ गए। बताइए। तो इसलिए ये पांचों कड़ियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मजबूत तभी हो सकता है जब वो सरकारें, वो नेशनलिस्ट, एंटी इंडिया सरकारें ना हो वहाँ, दैट इज एंटी नेशनल सरकारें ना हो। तो ये महज चुनाव और ये गवर्नेंस का मामला नहीं है। आप सुरक्षित होंगे तभी गवर्नेंस तो बाद में आता है। That's right. हाउ कैन देयर बी गवर्नेंस विदाउट सिक्योरिटी? और इसीलिए फिर इसी को आप ये कीजिए कि भाई ये तभी तो हमने ये CAA बनाया। अब माइनॉरिटीज का आप उधर हाल देख रहे हैं पाकिस्तान में। अब माइनॉरिटीज का आप तो कहते हैं ना भाई कि अपने कश्मीर में क्या कश्मीरी हिंदुओं ने गाली दी थी? मोहम्मद साहब को गाली दी थी। किसको गाली दी थी उन्होंने, जो आपने ये वो किया? तो हमने तो इनका रूप और स्वरूप सब देख लिया। हाँ, हर तरीके का रूप देख लिया, इसलिए ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमको। कश्मीर में भी देखा, आसाम में भी देखा, अलीगढ़ में भी देखा, आजमगढ़ में भी देखा, सब जगह एजेंडा सब जगह एक है। सो सर, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।